नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। लगातार मिल रही शिकायतों के बीच जिला पंचायत सीईओ अचानक पहुंचे डीओ कार्यालय, मचा हड़कंप। बता दें कि जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीईओ संजय सोनवड़े ने एक टीम गठित कर आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रीवा में अचानक दबिश दी। बताया गया है कि लंबे समय से डीओ कार्यालय की विभिन्न शाखाओं की शिकायतें कलेक्टर को प्राप्त हो रही थी। ज्यादातर शिकायतें अनुकंपा नियुक्ति एवं नियुक्ति के नाम पर लेन देन की मिल रही थी। कार्रवाई को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय सोनवड़े ने बताया कि अनुदान घोटाले के संबंध में भी भोपाल से जो नाम सामने आए हैं, इनके एफआईआर के लिए निर्देशित किया जा चुका है। शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक रीवा से उनकी पदस्थापना को लेकर के भी चर्चा की गई है। इस दौरान इनकी पदस्थापना यहीं बनी रहे या इन्हें अन्यत्र हटाया जाए, इस पर भी चर्चा की जा रही है। वहीं सीईओ ने 2 डीओ के पदस्थापना के संबंध में भी बताया कि शीघ्र इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी की कुर्सी को लेकर 2 अधिकारियों के बीच जंग छिड़ी हुई है। इसके चलते शिक्षा विभाग का कार्य ठप पड़ा हुआ है, कोई विभागीय कार्य नहीं हो पा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी की कुर्सी को लेकर पूरी तरह खींचतान मची हुई है। ये मामला भोपाल तक पहुंच चुका है। अब भोपाल के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। इस संबंध में बताया गया कि करीब 1 महीने पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ गंगा प्रसाद उपाध्याय बीमार हो गए थे। उनकी जगह उत्कृष्ट मानदंड क्रमांक 1 के प्राचार्य सुधीर कुमार बांडा को जिला शिक्षा अधिकारी को प्रभार दे दिया गया था। लेकिन अब जब गंगा प्रसाद उपाध्याय स्वस्थ होकर अपनी ज्वाइनिंग दे दी है, तो सुधीर कुमार बांडा ये दावा कर रहे हैं कि वित्तीय अधिकार हमारे पास है, जबकि गंगा प्रसाद उपाध्याय का कहना है कि वह नियम विरुद्ध है। पूर्व में जारी आदेश में ये स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक हम स्वस्थ होकर ज्वाइनिंग नहीं करते, तब तक सुधीर कुमार बांडा प्रभारी के रूप में डीओ के पद पर पदस्थ रहेंगे। वहीं इस दौरान जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर संजय सोनवड़े ने बताया कि लगातार पेंशन एवं अनुकंपा नियुक्ति के मामले में भी लेट लतीफी की जा रही थी, जिस पर भी जांच की जा रही है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। किस तरह की जांच की जा रही है? जांच नहीं, पर कुछ शिकायतें थी अनुकंपा के प्रकरणों को लेकर जन सुनवाई में आ रही है, और कुछ अन्य तरह की शिकायतें थी जिसमें पेंशन या बाकी जो स्वत्वों का निर्धारण या निराकरण करना था वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके संबंध में यहाँ पर आके निरीक्षण किया गया। और क्या गड़बड़ियाँ सब पाई गई है? गड़बड़ियाँ तो खैर अभी वो तो जांच का विषय है गड़बड़ियाँ, पर जहाँ पर ज़्यादा दिन से प्रकरण लंबित है या कार्रवाई नहीं की है, उसमें हमने शोकॉज जारी करने को उनको बोल दिया है। अगर कुछ भोपाल से भी आदेश आया एफआईआर का, एफआईआर नहीं की गई है? एफआईआर के लिए तो दे दिया है मेरे हिसाब से, जैसे मेरे जॉइंट डायरेक्टर साहब से बात हो रही है कि उनसे एफआईआर के लिए तो दे दिया है वहाँ से। अब वो कर्मचारी अभी भी कार्यरत है, तो उस संबंध में जेडी साहब से हमारी बात हुई है कि उनके संबंध में भी एक निर्णय लिया जाए कि ये लोग अभी भी कार्य कर सकते हैं या नहीं, तो उसका डिसीजन भी उनके द्वारा लिया जाएगा। सीधी के दरोगा के खिलाफ महिला थाने में दर्ज हुआ दुष्कर्म का मामला, जांच में जुटी पुलिस। बता दें कि सीधी जिले में पुलिस अफसर पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। मामले में सीधी पुलिस अधीक्षक के पास लिखित शिकायत की गई थी, जिसके बाद जिले के अनुविभागीय अधिकारी मझौली मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं बीते दिवस महिला एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव से भी मिली थी और घटना के संबंध में बताई, जिसके बाद उसे रीवा महिला थाने भेजा गया, जहां महिला ने थानेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बताया गया है कि महिला थाना प्रभारी इसकी जांच कर रही हैं। उधर यह भी बताया गया कि इस मामले में आरोपी पुलिस अधिकारी ने महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कराने का आवेदन पहले ही दे चुका है। उक्त उप निरीक्षक ने अपने आवेदन में बताया कि महिला द्वारा उसे फंसाने की साजिश रची जा रही है, जिसके मेरे पास पुख्ता प्रमाण है। बताया यह भी गया है कि इस मामले को लेकर उप निरीक्षक ने हाई कोर्ट तक में अपनी याचिका लगाई है। फिलहाल एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव के पास महिला पहुंची थी, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई है। महिला थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि सीधी यातायात थाने के सूबेदार भागवत पांडे के खिलाफ रीवा शहर के महिला थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि शून्य में प्रकरण कायम कर सीधी भेज दिया गया है। कहते हैं कि महिला कई महीने से सीधी में चक्कर काट रही थी। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो विगत दिवस आईजी कार्यालय पहुंची। पुलिस विभाग में लग रहे कलंक को देखते हुए भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया। ऐसे में 25 अप्रैल की देर शाम आईपीसी की धारा 376 का अपराध दर्ज हो गया है। भागवत पांडे मूलतः सतना जिले के रहने वाले हैं। उनका गांव सिविल लाइन थाना क्षेत्र में है। पुलिस विभाग में भर्ती होने के बाद फेसबुक में रॉबिनहुड पांडे तो यूट्यूब स्टार बन गए। बता दें कि रेप के एफआईआर की पुष्टि स्वयं महिला थाना प्रभारी निरीक्षक निशा मिश्रा ने की है। चर्चा है कि पीड़िता उत्तर प्रदेश के बनारस जिले की रहने वाली है। कई साल से भागवत पांडे के संपर्क में रही है। फरियादिया का आरोप है कि झांसा देकर रेप किया गया है। मामला और महिला की सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, पर इतने लंबे अंतराल के बाद महिला का अचानक सामने आना एक बड़ा संदेह को जन्म देता है।
प्रस्तुत है सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे तथा एडिशनल एसपी रीवा अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। मामला है पूरी तरह से निराधार है और ये सारे आरोप साजिश के तहत लगाए जा रहे हैं, जिनका बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा और ये पूरा जांच के अधीन है और एक बहुत बड़ी साजिश है और एक बहुत बड़ा रैकेट भी है इसके पीछे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो साक्ष्य मैंने जुटाए हैं वो साक्ष्य जुटा करके दे दिए हैं और मेरे नाम से कूटरचित दस्तावेज़ों को बनवाया गया और बहुत बड़ी एक साजिश अगर हम कहें तो इसमें है। और जिस तथाकथित महिला की बात आप कर रहे हैं और उसके बारे में जब ये सारी चीज़ें पता चली कि इसका पुराना बैकग्राउंड क्या है, जो कि कुछ मीडियाकर्मी भाइयों के पास पहुंच भी चुका है और मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, पर ये बहुत ही बड़ा मामला इसलिए भी है क्योंकि महिलाओं को प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग करने का इस पर जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है। आपको बदनाम कर रही है? जहाँ बदनाम करके वो भयादोहन का है, पूरा एक्सटॉर्शन का मसला है कि आपकी छवि हम खराब कर देंगे, नहीं तो आप हमको जो है तो 50 लाख रुपए दीजिए या और भी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। और पूरी तरह से मुझे भरोसा है कि सारी जांच प्रक्रिया में सारी चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी होगा। पैसा की मांग की गई है आपसे? बिल्कुल, उसकी शिकायत बाकायदा कर दी गई है और भयादोहन का मामला है, एक्सटॉर्शन का मामला है। कितना पैसा मांग रही है आपसे अभी? ये बोलना उचित नहीं। एक महिला ने सीधी के सूबेदार के खिलाफ जो है शिकायत की है कि कोविड के समय उनका मोबाइल के माध्यम से संपर्क हुआ था और ये संबंध जो है लगातार बढ़ता रहा और उसी में ये सीधी आई। महिला जो है मुंबई से संबंधित है कि मुंबई में रहने वाली हैं और जब ये सीधी आई तो उनसे जो है शारीरिक संबंध भी हुआ और उनको ये जानकारी नहीं थी कि वो विवाहित हैं, ये आरोप है उनका। और उसके बाद लगातार वो वहीं रही, 3 साल से उनके संपर्क में रही और शादी से जब आनाकानी किए तो उनको पता चला कि ये सूबेदार विवाहित है। इस बात को लेकर के उन्हें शिकायत की। शिकायत पर महिला थाना रीवा में 0 पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अग्रिम कार्रवाई हेतु जो FIR है वो जिला सीधी को भेजी जाएगी, जहां विवेचना पर ये सारे बिंदु स्पष्ट होंगे। उपचार न होने से नाराज किशोर ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के 4थे माले से छलांग लगाने का किया प्रयास। सुरक्षाकर्मी और नर्सिंग स्टाफ की सूझबूझ से युवक की बचाई जा सकी जान। न्यूरो विभाग में चल रहा है इलाज। आपको बता दें कि रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब अस्पताल के 4थे माले से छलांग लगाने का प्रयास कर रहे 16 वर्षीय किशोर को वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और नर्सिंग स्टाफ ने सुरक्षित नीचे उतार लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इस दौरान अस्पताल के 4थे माले में हड़कंप की स्थिति बनी रही। मिली जानकारी के मुताबिक रीवा शहर के रतैरा मोहल्ला निवासी 16 वर्षीय किशोर बीते 5 दिनों से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के न्यूरो विभाग में भर्ती है। बताया गया कि उसका ऑपरेशन होना था, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी चिकित्सकों के द्वारा ऑपरेशन न किए जाने से किशोर परेशान हो गया और मंगलवार की दोपहर वह अस्पताल के 4थे माले में चढ़कर नीचे छलांग लगाने का प्रयास करने लगा। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे देख लिया और इसकी जानकारी वार्ड में मौजूद नर्सिंग स्टाफ को भी दी गई। इसके साथ ही अस्पताल के CMO तेजपाल सिंह और सुपरवाइजर संजीव पटेल को भी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे CMO और सुपरवाइजर सहित नर्सिंग स्टाफ ने मिलकर किसी प्रकार से किशोर को छत की दीवार से नीचे उतारा, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस पूरे मामले में चिकित्सकों की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है, लेकिन सुरक्षाकर्मी और नर्सिंग स्टाफ की वजह से किशोर की जान बचा ली गई है। प्रस्तुत है एक झलकी। क्रिकेट खेलते खेलते युवक के सीने में उठा दर्द।
भूत का साया समझ शुरू हुई झाड़ फूक, युवक की हो गई मौत। झाड़ फूक के बाद जब अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सकों ने कर दिया मृत घोषित। बता दें कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आज एक बार फिर एक ऐसा मामला देखने को मिला जहां परिजनों ने मेडिकल साइंस के ऊपर विश्वास न करके झाड़ फूक कर विश्वास किया और युवक की जान चली गई। घटना रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां परिजनों ने बताया कि बौरीबान निवासी अमित कोल घर के पास बच्चों को क्रिकेट खेलते देख उसे भी क्रिकेट खेलने का शौक हुआ और बच्चों के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते उसके सीने में अचानक दर्द उठा, जिसकी जानकारी परिजनों को हुई। परिजन उसे लेकर एक बाबा के पास झाड़ फूक कराने पहुंच गए, जहां उसकी हालत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचते पहुंचते अमित की मौत हो गई। ये घटना बीती शाम तकरीबन 5 बजे की बताई जा रही है। तब अमित कोल अपने घर के समीप ही क्रिकेट खेल रहा था। तभी खेलते खेलते उसके सीने में अचानक दर्द उठा। परिजनों ने उसे हार्ट अटैक न मानकर भूतों का साया मान लिया। बस यही गलती हो गई और बेटे का इलाज के लिए अस्पताल लाने की बजाय वह उसे झाड़ फूक के लिए ले गए। फिलहाल रीवा के संजय गांधी अस्पताल में अब मर्ग की कायमी होने के बाद युवक का शव परीक्षण करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है, जिससे उसकी मृत्यु का असली कारण पता चल सके। हालांकि प्रथम दृष्टया लोगों का मानना है कि अमित को हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मौत हुई है। प्रस्तुत है परिजन से प्राप्त जानकारी के अंश। जयप्रकाश रावत। ये जो खत्म हुए कौन है आपके? चाचा है मेरे। चाचा है, कितने साल के थे ये? 32-33 साल के थे। क्या नाम है उनका? अमित कोल। ये क्या घटना क्या हुआ? घटना में बगीचे के पास मैच खेल रहे थे, वो बोले कि हमको भी खिला ले। 2 गेंद खेले हैं तो उनका सीना या दर्द पेट करने लगा। सीने में दर्द होने लगा। हाँ, फिर चले गए घर, वहाँ से झरवाने के लिए ले गए खराई, वहीं पे चक्कर मार दिए, बेहोश हो गए। तो वहाँ से ऑटो में लेकर आए तो वहाँ डॉक्टर बोले ख़त्म हो गए। क्या लगा आपको कि मतलब कुत्ते वैसे साया वाया हो गया इससे झरवाने ले गए? जी, झाड़ फूँक करवाने के लिए। तो यहाँ आए तो खत्म हो गए? जी। ये कब की घटना है? कल शाम को। यहाँ डॉक्टर बोले खत्म हो गए? जी। कहाँ के रहने वाले? बौरीबान। क्रिकेट भी वहीं खेल रहे? जी, बौरीबान घर ही के पास। नोडल अधिकारी की उदासीनता के चलते स्कॉलरशिप के लिए भटक रहे छात्रों के भविष्य में मंडराया संकट। 3 वर्षों से नहीं हुआ स्कॉलरशिप के लिए डाटा अपलोड और अब पोर्टल हुआ बंद। स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं के भविष्य पर अब नोडल अधिकारी की उदासीनता के चलते संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे सैकड़ों छात्र हैं जिनकी पढ़ाई स्कॉलरशिप के सहारे ही चल रही है। ऐसे में अधिकारियों की उदासीनता के चलते 3 वर्षों से स्कॉलरशिप का डाटा अपलोड नहीं किया गया। इसी से संबंधित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में विधि विभाग में अध्ययनरत छात्रों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से मिलने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान कलेक्टर भ्रमण में होने की वजह से वह कलेक्टर से नहीं मिल पाए। अपने आवेदन पत्र में छात्रों ने कहा कि सभी छात्र स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने से वंचित हैं, जिसका प्रमुख कारण है कि विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा समय पर डाटा अपलोड नहीं किया गया और अब पोर्टल बंद है। कलेक्टर से निवेदन किया गया है कि पोर्टल को खुलवाकर छात्रों का डाटा भरवाया जाए, जिससे उनके भविष्य में पढ़ाई की कोई दिक्कत न आए। छात्रों ने यह भी बताया कि बीते 6 माह से निरंतर इस बात के लिए अधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं। तत्कालीन कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा इस मामले में एक्शन लिया गया, जिसमें कुछ समय के लिए पोर्टल तो खुला और कुछ छात्रों का डाटा स्कॉलरशिप के लिए अपलोड भी हुआ, लेकिन एक बार फिर पोर्टल बंद हो चुका है, जिसके कारण कई छात्र स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने से वंचित हैं। छात्रों की मांग है कि पोर्टल खुलवाने के साथ साथ उनका फॉर्म अपलोड कराया जाए, जिससे वह भविष्य में आगे पढ़ाई जारी रख सकें। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि हमारा पोर्टल खुल जाए। हम लोग विधि विभाग के छात्र हैं, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के विधि विभाग के छात्र हैं। हमारा स्कॉलरशिप हम लोग OBC ST सारे जितने भी हैं हम लोग, जिनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, जिनसे अपनी पढ़ाई जो कर सकते हैं, जो पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप की मांग कर रहे हैं, जो भी दीन दुखी जिन घर के भी हैं स्कॉलरशिप मांगना चाह रहे हैं, उनका गए पोर्टल बंद हो गया। उस टाइम पर हमारे विधि विभाग द्वारा सूचना नहीं दी गई, पर जिस द्वारा सूचना दी गई उस द्वारा हम लोगों का पोर्टल बंद हो चुका था। तो हमारा निवेदन है कि महोदय, कलेक्टर महोदय से कि हमारा पोर्टल खुलवा दें इसके लिए। और पोर्टल 22, 21, 20 का भी नहीं पोर्टल खुला हुआ है। हमारा तो पोर्टल खुला था, बट हम लोग को जानकारी नहीं हो पाई थी। डाटा अपलोड हुआ था कुछ समय के लिए, 15 दिन के लिए, उसके बाद भी बंद हो गया था। हमने कहा कि हमारा पोर्टल खुलवा दीजिए। आज हम लोग इसीलिए कलेक्ट्रेट विभाग में कलेक्टर साहिबा से मिलने आए थे कि हमारा मैडम का पोर्टल खुलवा दें, जिस कारण हम लोग अपनी स्कॉलरशिप भर सकें, तो सबकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। तो ये कॉलेज प्रबंधन के द्वारा आप लोगों को सूचना नहीं दी गई थी क्या? जी, नहीं दी गई थी हम लोगों को, इसी के कारण हम लोग वंचित रह गए। कब से स्कॉलर नहीं मिली आपको?
हम लोगों का सेकेंड ईयर चल रहा है, हम लोग की फर्स्ट ईयर का ही हम लोग का नहीं हो पाया। हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए आए थे मांग करने के लिए। वर्ष 21-22 का था। बड़ी रकम होती है फीस देने के लिए, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? अभी हम लोग घर में हमारे फैमिली बोल रहे हैं कि आप लोग कॉलेज में हम लोग इसी चलते आप लोगों को डलवाए कि आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी, वो भी कर रहे हैं, वो हम लोगों को बोल रहे हैं। तो हम ही लोग उनके निवेदन पे ही यहाँ कलेक्टर साहिबा से आए थे कि हमारा स्कॉलरशिप मिल जाए, हमारा पोर्टल खुल जाए। क्या आश्वासन मिला? अभी तो बोल रहे थे कि खुल जाएगा। हमारे शुभम भाई भी गए थे वहाँ, भोपाल में भी बहुत सारे हम लोगों ने धरने भी रखे थे। धरने के कारण हम लोगों का डाटा अपलोड हुआ था 15 दिन के लिए, ST SC वाले लोगों के लिए। OBC वाले लोगों का भी कुछ भी ऐसी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो हम चाह रहे हैं कि OBC सारे जितने भी हैं 20, 21, 22 जितने भी बैच के सारे पोर्टल खोल दिया जाए, जिससे हम सभी का पोर्टल बन सके। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल जितने भी हम लोग के सारे ईयर्स के भर जाएँ, क्योंकि एक ईयर का हम लोगों का बस नहीं है, और भी सारे लोगों का है। और हमसे भी अगर हमारे घर का चल रहा है, बट कोई और भी हमारी फैमिली है जिनके घर का नहीं चल रहा है, उनके लिए तो ज़रूरी है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा पोर्टल खुल जाए। किसी अधिकारी से चर्चा हुई आपके संबंध में? जी, अभी हम लोग को 3 बजे अपर कलेक्टर साहब से, नीलमणि सर से बात करने के लिए कहा गया। उनके मिलने का टाइम 3 बजे से, तो हम लोग उनसे भी अपना ज्ञापन देंगे। और मैम अभी गई हैं, प्रतिभा मैम गई हैं अभी भ्रमण में, वो आएंगी तो उनको भी हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे अपना। क्या नाम है किसी अधिकारी? जी, मेरा नाम शुभाग्नि सोनी है, मैं सेकेंड ईयर की छात्र हूँ विधि विभाग की, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। रीवा में पहली बार भगवान चित्रगुप्त के जन्मोत्सव के अवसर पर निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। मानस भवन में होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। समाज के लोगों ने यात्रा को भव्य बनाने का लिया निर्णय। इस बार रीवा सहित विभिन्न जिलों में भगवान चित्रगुप्त के जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। रीवा शहर में भगवान चित्रगुप्त के जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए चित्रांश परिवार समिति रीवा के अध्यक्ष शारदा प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि कायस्थ समाज के द्वारा पहली बार भगवान चित्रगुप्त के जन्मोत्सव भव्य रूप से मनाया जाएगा। उन्होंने समाज के लोगों से संगठित होने एवं भगवान चित्रगुप्त के जन्मोत्सव के अवसर पर एकत्र होने के लिए संदेश दिए हैं। बताया गया कि कायस्थ समाज काफी समय से समाज के लोगों को एकत्रित कर रहा है, जिसका उद्देश्य समाज के गरीब लोगों की सेवा करना है। भगवान चित्रगुप्त के जन्मोत्सव के अवसर पर संगठन की शुरुआत आने वाले समय में समाज के लिए एक सहयोगी संगठन के रूप में भी सामने आएगा। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। दिनांक 27 अप्रैल 2023 बैसाख सप्तमी को हमारे जो आराध्य देव हैं भगवान चित्रगुप्त, इनका जन्मोत्सव है। हमारी चित्रांश परिवार समिति रीवा ने इस प्रकटोत्सव को धूमधाम से मनाने का निश्चय किया है। प्रारंभ के वर्षों में पूजा तो हम घर में करते थे, सामूहिक रूप से भी पूजन होता था, लेकिन इस बार जो निर्णय लिया है कि शहर में एक हम शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। तो जो हमारा विस्तृत कार्यक्रम है, तो सबसे पहले तो हम भगवान चित्रगुप्त के मंदिर में जो तराटी में स्थित है, वहाँ 11 बजे सामूहिक रूप से पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद शाम को अपराह्न 4 बजे यही मानस भवन में हम सब लोग इकट्ठे होंगे। यहाँ भगवान की एक बार फिर से पूजा होगी और प्रोसेशन रवाना होगा। उद्देश्य है कि हमारा जो समाज अभी बिखरा हुआ है उसको संगठित करना है, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है, ये तो सबको पता है। तो हम जब तक संगठित नहीं होंगे तो हम तो कहीं भी खड़े नहीं दिखेंगे, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे कहीं पर भी हो। अगर परिवार में भी अगर बिखराव होता है तो वो परिवार किसी काम का नहीं होता है, मुझे लगता है। तो हम तो अपने परिवार से ही शुरुआत करेंगे ना। जब हम घर में संगठित होते हैं तभी हर काम अच्छे होते हैं, हमारा एक समाज में दर्जा होता है। लेकिन अगर पहचान होती है ना, और हम बाहर भी अगर संगठन को छोड़ देंगे तो फिर तो हम वैसे भी अलग थलग हैं और अलग थलग पड़ जाएंगे। तो हम इस रैली का सबसे खास उद्देश्य तो यही है कि संगठन, जो कि हमारे काय समाज में थोड़ा सा हम लोग कमी महसूस करते हैं जिस चीज़ की, लेकिन इस बार ये है कि सब जो 2-3 दल बने हुए थे, सब ने एक साथ आकर इस बार बहुत अच्छे से सबने बोला कि नहीं, ये जो हमारे में कमी थी इसको हम मतलब दूर करेंगे। और सबसे बड़ा उद्देश्य यही है संगठन को लेकर। आप लोगों द्वारा कितनी महिलाओं को इकट्ठा करने का बीड़ा उठाया है? कम अधिक से अधिक कितनी महिलाएं? हम लोग ने पूरे रीवा समाज में जाके घर जाके चावल दिए हैं और निमंत्रण दिए हैं। जैसे लड़की की शादी में इंसान निमंत्रण देता है,
उसी प्रकार हम लोग घर घर जाके कार्ड में और निमंत्रण दिए हैं कि आप लोग सब लोग इकट्ठा होइए और समाज को आगे बढ़ाइए। इसलिए अब हमको ये मालूम है कि हमारी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।